तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में। बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई। तो खरगोन हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू में जिला प्रशासन ने ढील देने का फैसला लिया है। आज सुबह कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 9 घंटे की लगातार छूट दी गई है। लेकिन ढील के दौरान पेट्रोल पंप और केरोसिन की सप्लाई, कृषि उपज मंडी, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं पहले की तरह वाहनों पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है छूट रहेगी। सभी प्रकार की दुकान जो है खुल सकते हैं। अभी भी पेट्रोल पंप, केरोसिन विक्रेता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वाहन में भी प्रतिबंधित लगा रहे हैं। बाकी जो है खुल सकती है। धार्मिक स्थल जो है अभी बंद रहेगी। यात्री बसें बस स्टैंड तक आएगी? नहीं, बस स्टैंड वगैरह अभी हम एक मंडी को लेकर भी समस्या आ रही है। मंडी भी अभी बंद है। मंडी का जो है डिसीजन नेक्स्ट मंडे से जो है हम ले सकते हैं। हम उसके ऊपर विचार करा रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत। प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी है और अब ये जो राहत है उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। लगातार 9 घंटे तक छूट रहेगी कर्फ्यू में। जी मैं बता दूं, खरगोन में अब जनजीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। आज कर्फ्यू का 9वां दिन है और आज 13 दिन बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इसमें 9 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई है। लेकिन पहले की तरह बैंक, पोस्ट ऑफिस तो खोले जा सकेंगे, सभी दुकानें खोले जा सकेंगी, लेकिन वाहनों पर अब भी प्रतिबंध रहेगा। सही इसके साथ ही कृषि उपज मंडी, पेट्रोल पंप और केरोसिन दुकानों से केरोसिन का वितरण नहीं हो पाएगा। जिला प्रशासन द्वारा यह नया प्रयोग आज किया है 9 घंटे की ढील देकर। इस दौरान जो है हिंसा वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके अलावा अपराधियों की भी धरपकड़ की जा रही है, जिसके चलते आज जो है 9 घंटे की लगातार ढील दी गई है। शशिकांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज पहली बार है जब लगातार 9 घंटे की ढील दी जाएगी, तो क्या ऐसे में समझा जाए कि आने वाले दिनों में जल्द ही कर्फ्यू मुक्त भी हो सकता है खरगोन? जी, हमने कल कलेक्टर अनुग्रह पी से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि धीरे धीरे खरगोन की स्थितियां सामान्य हो रही है, जिसके चलते इसमें लगातार ढील देने के भी विचार किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। यहाँ पर इंदौर संभाग के कमिश्नर और आईजी भी यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार जो है शांति बनी हुई है। उसी को देखते हुए लगातार आज 9 घंटे की पहली बार ढील दी गई है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो इसमें आगे और भी ढील बढ़ाई जा सकती है। शशिकांत, इसके साथ वाहनों पर अब भी प्रतिबंध लगा हुआ है, पेट्रोल पंप अब भी बंद रहेंगे। ऐसे में जरूर खरगोन वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या उसके लिए प्रशासन ने कुछ राहत दी है? जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है उन्माद हुआ था, उसके बाद से ही पेट्रोल पंप का इस्तेमाल भारी संख्या में हुआ था। उसको देखते हुए छूट के दौरान पेट्रोल पंपों को इसमें बंद रखा गया। साथ ही राशन दुकान से वितरण होने वाले केरोसिन पर भी प्रतिबंध लगाया। जबकि अभी वर्तमान में 13 दिन से या खरगोन बस स्टैंड पर एक भी बसें नहीं पहुंची है। शहर से 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दूर बसों का आवागमन हो रहा है। छूट मिलते ही लोगों को बाहर जाना है तो वो उनको पैदल या अन्य साधनों से जो है वो बस स्टैंड 3 किलोमीटर तक पहुंचना पड़ता है। वहां से बसों के माध्यम से उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। फिलहाल बसों पर अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है। शहर के बस स्टैंड पर एक भी बस नहीं आ रही है अभी। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शशिकांत। चलिए बढ़ते आगे। खरगोन हिंसा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी को घटना के 12वें दिन गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम खरगोन के संजय नगर के मुबावली गली का रहने वाला है। आरोपी को खरगोन जिले के कसरावत से गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। आरोपी पर पहले से ही मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत 4 केस दर्ज हैं। एफआईआर के मुताबिक वसीम उर्फ मोहसिन ने कट्टे से फायर किया था। आपको बता दें, पत्थरबाजी रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद आरोपी ने देसी कट्टे से फायर किया जो एसपी के पैर में लगी। हालांकि तलवारबाजी करने वाला आरोपी इरफान अब भी फरार है। मोहसिन उर्फ वसीम जान मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी व्यक्ति के द्वारा बच्चे के पैर में गोली मारी गई थी। उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करते हैं।
इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने जो गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है उस पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं बेचने में किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। व्यापारियों को ज्यादा गेहूं बेचा जा रहा है जितना मंडियों पर गेहूं नहीं बेचा जा रहा है। व्यापारी एमएसपी से ज्यादा रेट में गेहूं खरीद रहे हैं और ज्यादा पैसे मिलने की वजह से अब जो किसान है वो गेहूं मंडी में ना बेचकर, समिति में ना बेचकर सीधे व्यापारियों को बेच रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब आखिर सरकार ने जो टारगेट तय किया गया है कि गेहूं खरीदी से इतना राजस्व प्राप्त होगा, वो कैसे मिल पाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर जाएगी, क्योंकि ज्यादा एमएसपी से ज्यादा रेट किसानों को, व्यापारियों को गेहूं बेचने से मिल रहा है। ऐसे में अब सरकार की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से क्या उपाय किए जाए ताकि किसानों में इंटरेस्ट जागे कि हाँ उनके दाम अच्छे उनको मंडी में भी मिलेंगे उनके गेहूं के। देखिए, जो शासकीय मंडी है उसमें किसान जो गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं उसको ऊंचे दाम पर व्यापारी खरीद रहे हैं और इसलिए किसान जो है, जो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है 2015 रुपये में, जो गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जो सहकारी समितियों में खरीदी हो रही है और उपार्जन केंद्र जहां बने हैं वहां पर जो खरीदी हो रही है वहां किसानों की संख्या कम देखी जा रही है। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी जो है पहले मंडी जा रहे हैं, मंडी में अपने गेहूँ के यदि उचित दाम मिल रहे हैं तो फिर वो मंडी में जो है गेहूं बेच रहे हैं और उसके बाद जो है जिन किसानों को दाम मंडी में ठीक नहीं मिल पा रहा वही किसान जो है एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए जा रहे हैं। सरकार का जो लक्ष्य है उससे अभी की यदि गेहूं खरीदी की बात की, अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो काफ़ी कम संख्या में गेहूं जो है सरकार को ने खरीदा है एमएसपी पर। और वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने बड़ी संख्या में जो है गेहूँ खरीदा है और ऊँचे दामों पर खरीदा है। यहाँ तक कि जो सरबती गेहूँ है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी ऊँचे दाम पर बिक रहा है और इसलिए व्यापारी के पास जो है किसान जाकर गेहूं बेच रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण ये दोनों ही राज्य जो है गेहूं के बड़े निर्यातक राज्य है विश्व में और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ जो है विश्व की डिमांड बढ़ी है गेहूं की और मध्य प्रदेश एक गेहूं उत्पादक के रूप में बड़ा राज्य बनकर उभरा है पिछले 4-5 सालों में। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का गेहूँ जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश का गेहूँ व्यापारियों के जरिए जो है विदेशों में जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो गेहूँ के दाम है वो एमएसपी से ज़्यादा हो गए हैं। किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। किसान काफ़ी जो है इस परिस्थिति में यदि गेहूँ बेचते तो उनको काफ़ी बड़ी संख्या में जो है उनको राशि भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का गेहूँ, खासकर सरबती गेहूँ, वो विश्व प्रसिद्ध है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के गेहूँ को यदि निर्यात किया जा रहा है और यही कारण है कि व्यापारी अब औने पौने दाम में नहीं ऊँचे दाम में किसानों का गेहूँ खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले जो परिस्थितियाँ हुआ करती थी उसमें एमएसपी से जो है नीचे व्यापारी हमेशा किसानों का गेहूं खरीदते थे और मजबूरन कोई किसान जो है एमएसपी से नीचे जाकर बेचता था जब उसको नकदी की या किसी अन्य कारण में और तत्काल गेहूं बेचने की जरूरत होती थी। लेकिन अब जो है एमएसपी से ऊपर व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं। ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। विवेक, ये किसानों के लिए तो अच्छी बात है लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इससे घाटा होगा, तो सरकार अब आगे किस रणनीति पर काम कर सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी? क्योंकि अब सरकार को कुछ ठोस कदम तो उठाने पड़ेंगे वरना उनको नुकसान होगा। देखिए, एमएसपी पर जो गेहूं खरीदी हो रही है, सरकार का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यदि पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लक्ष्य की पूर्ति के कारण सरकार को नुकसान होगा। लेकिन यदि किसानों को फायदा हो रहा है तो ये बात सरकार के लिए भी अच्छी होगी और यही कारण है कि सरकार का जो लक्ष्य है, वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में गेहूँ एक्सपोर्ट हो और व्यापारियों के जरिए गेहूँ खरीदा जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सपोर्टर्स के साथ पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री, उनकी मौजूदगी में एक बैठक की थी और एक्सपोर्टर्स को मध्य प्रदेश आने के लिए न्योता दिया था कि वो मध्य प्रदेश आए, गेहूँ खरीदे। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेहूँ की डिमांड बढ़ी है उसके बाद देश के बड़े एक्सपोर्टर्स मध्य प्रदेश के व्यापारियों के जरिए मंडियों से गेहूँ खरीद रहे हैं और ये गेहूँ जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि मंडियों से ही गेहूँ खरीदा जा रहा है और यदि एक्सपोर्ट होगा तो मध्य प्रदेश सरकार के जरिए एक्सपोर्ट होगा।
बिल्कुल विवेक, आप भी बने रहिए। अगली खबर पर एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, अब रुख कर लेते दूसरी बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और इस दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मिशन 2023 और उसके साथ ही माना जा रहा है कि प्रदेश के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश की प्रगति, प्रदेश के गेहूं निर्यात की उपलब्धि, जल जीवन मिशन में प्रदेश की उपलब्धियों और क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री को सीएम शिवराज सिंह चौहान अवगत कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होने वाले कई कार्यक्रमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देंगे। इसमें से महाकाल वन कॉरिडोर, केन बेतवा लिंक परियोजना कार्यक्रम होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आज सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ एजेंडा रहेगा? साथ ही दूसरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात आज सुबह 11 बजे पीएमओ में होने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हितों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के विकास की चर्चा करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होना है, क्योंकि पिछले दिनों जब सीएम कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में, उसमें प्रधानमंत्री ने कई टास्क दिए थे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। उसकी प्रगति क्या है, उस पर क्या कार्य मध्य प्रदेश में हुआ है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को देंगे। इसके साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी मध्य प्रदेश में जो लागू हुई है उसके वर्चुअली शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही महाकाल कॉरिडोर जो निर्मित हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उस महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ करें, इसको लेकर प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे। उसके बाद पीएमओ की तरफ से वो तारीख तय होगी और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन आकर उसका शुभारंभ करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है मध्य प्रदेश और यूपी के लिहाज से, और इसका शुभारंभ ये माना जा रहा है कि भूमि पूजन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले हो जाएगा और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री से। साथ ही आकांक्षी जिलों को लेकर क्या रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की, उस पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के हितों को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे प्रधानमंत्री की चर्चा होनी है मुख्यमंत्री के साथ आज। और इसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मांगा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण आज का वक्त तय हुआ है और तय निर्धारित वक्त के अनुसार आज मुलाकात प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की हो रही है। सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे विवेक। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का हमने आपको अपडेट दिया और अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव भवन में कांग्रेस की आज मैराथन बैठक होगी। कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि प्रकोष्ठ विभाग के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे। आगामी चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। मोर्चा प्रकोष्ठों को जो पहले काम दिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। पीएल पुनिया प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मिशन 2023 के साथ ही और किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, जो मुख्य एजेंडा रहेगा आज की बैठकों का क्या रहने वाला है? देखिए, मुख्य रूप से जो पीएल पुनिया जो पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़, वो 2 दिन का दौरा था। मुख्य एजेंडा तो मिशन 2023 का ही है, क्योंकि लगातार एक बड़ी रणनीति इसे बनानी होगी। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, वहां पे पार्टी के हाईकमान से भी उनका मुलाकात हुई थी। और इस बीच आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस संगठन की बैठक यहाँ पे जारी है। यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस होने आगे, तो क्योंकि यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस भी काफ़ी कुछ मायने रखता है, क्योंकि पार्टी की बैकबोन मानी जाती है युवा पीढ़ी, युवा शक्ति है।
और इस लिहाज से वो ये जो बैठक है, क्योंकि मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक होगी, साथ ही इसमें आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति बनाई जानी है और सरकार की बातों को किस एक्शंस के साथ, किन बातों के साथ, किन तरीकों के साथ जनता के बीच में ज़्यादा तक पहुंचाया जाए और विपक्ष के जितने हमले होंगे, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएगा नज़दीक, विपक्ष के हमले और तेज होते जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहाँ पर है और इसी को लेकर ये बैठक रखी गई है। अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें 1-to-1 चर्चा भी पीएल पुनिया करेंगे कि कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है तो यदि कुछ सुझाव हैं तो वो सुझाव लिए जाएंगे और उसके अनुरूप सुधार की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। बिल्कुल स्टार, और संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर भी आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए स्टार। तो चलिए बढ़ते आगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे। धमधा में नवीन फल सब्जी मंडी का लोकार्पण करेंगे और अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। आपको बता दें, कल भी सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर थे और कई वर्गों के साथ उन्होंने संवाद किया था, कई सौगातें दी दुर्ग जिले को, और आज धमधा नवनिर्मित तहसील कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ के 72 डॉक्टरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अनुपस्थित थे ये सभी डॉक्टर्स और उसके बाद विभाग ने इनसे त्याग पत्र मांगा है। सबसे ज्यादा कार्रवाई बिलासपुर और फिर रायपुर में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई, उनसे त्यागपत्र मांगा गया है। अब डॉक्टर्स आगे क्या रुख अपना सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग का क्या रुख रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग बड़े लंबे समय बाद इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। दरअसल ये वो डॉक्टर्स हैं जो कार्य पर अनुपस्थित थे। लगातार इनके खिलाफ जो शिकायतें मिलती डॉक्टर्स के खिलाफ कि वो कार्य पे नहीं आते, इस बीच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक मॉनिटरिंग कमेटी थी, वो रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही थी और इंस्पेक्शन में कई बार ऐसा पाया गया कि ये डॉक्टर्स अनुपस्थित थे, जिसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है और इनको नोटिस दिया गया था कि आप कार्य में अनुपस्थित होने कारण दिया जाए, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है। और जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य विभाग का रुख जिस प्रकार से है कि सीधा त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है 72 डॉक्टरों को, तो ये साफ संदेश है कि आने वाले समय में इस तरह की कड़ी कार्रवाई और की जा सकती है, क्योंकि यदि जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर है, सरकारी नौकरी पे हैं, तो उन्हें बाकायदा जो ड्यूटी जहां अपॉइंट की जाती है वहां पे उपस्थित रहना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें लापरवाही बरती नहीं जा सकती। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा कदम उठाया और एक साथ 72 डॉक्टरों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई रायपुर और बिलासपुर जिले में की गई है। ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। देखते हैं अब डॉक्टर्स आगे अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं और स्वास्थ्य विभाग उसके बाद कैसा स्टैंड लेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में 60 नए कोरोना के मामले सामने आए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 62 हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्थिति काबू में है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। विश्वास सारंग ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह नियंत्रण में है कोविड की स्थिति। हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी तरह की अभी दिक्कत नहीं दिख रही, पर यह बात सही है कि वैक्सीन इसका बहुत कारगर हथियार है। प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तिल्दा ब्लॉक के लगभग सभी गांव से ग्रामीण स्वास्थ्य परीक्षण और मुफ्त दवाई लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराकर सलाह लिया। बता दें कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बीएमओ ने लोगों से अपील की है कि 30 साल के बाद अपना नियमित चेकअप कराने कि वो लोग कराते रहे। उन्होंने कहा कि आधी उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य परीक्षण रेगुलर कर लेना चाहिए, ताकि कई तरह की बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने लोगों से योग करने की भी अपील की। पूरे जिले में अगर हम लोग देखें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के मामले में सर्वोपरि रहा है और आज लोगों की उपस्थिति से साबित होता है कि हमारे पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में काफ़ी अच्छा डॉक्टर लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है।
अब बात करते हैं रायपुर की चाकूबाजी की। अलग अलग दो घटनाओं में रायपुर की पंडरी और मौदापारा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला पंडरी थाना क्षेत्र मामले में दलदल सिवनी इलाके का है। शराब के लिए पैसा देने से मना करने वाले एक युवक को 3 आरोपियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौदापारा थाना इलाके में एक युवक निजी एम्बुलेंस के पंजीकरण के संबंध में जानकारी लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल गया था। यहां एक अन्य व्यक्ति से इसकी जानकारी ले रहा था, तभी वहां लल्ला उर्फ ललित यादव अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा और पुरानी बातों को लेकर गाली गलौज करने लगा। फिर तीनों ने मिलकर चाकू और बियर की टूटी बोतल मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी ललित यादव उर्फ लल्ला और वैभव चौधरी और काला को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। छिंदवाड़ा जिले में शराब की बिक्री के लिए ठेकेदारों ने ऐसा तरीका अपनाया जो हैरान कर देने वाला है। जिले के लोधीखेड़ा में शराब पर दिए जा रहे भारी डिस्काउंट और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से सस्ती शराब बेचे जाने का प्रचार लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा था। लोगों से सस्ती शराब खरीदने की अपील की जा रही है। दरअसल शराब नीति में बदलाव के बाद आपसी खींचतान के चलते ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं। शराब बेचने के लिए इस तरह का प्रचार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने प्रचार वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं आबकारी विभाग भी कार्रवाई की बात कर रहा है। रजिस्टर्ड किया और आबकारी विभाग तक अभी जानकारी या मैंने भी वीडियो को देखा है और बाद में पता किया है तो सौंसर पुलिस ने एक ऑटो जब्त किया है, कोई माइक लगा के प्रचार करते हुए, और मैंने व्रत सौंसर के प्रभारी को जांच के लिए बोला है। तो जैसी रिपोर्ट आएगी उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया कांक्षा। नमस्कार। तो आगे देखिए।